हूँ राघवेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ पे आने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। यानी कि अगर हम यहाँ डायग्राम से देखें, अगर ये एक फ्लैट प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इस फ्लैट प्लेन से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। दैट मीन्स अगर इस प्लेन से क्रॉस करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दी जाए, यानी कि यहाँ जितनी भी लाइंस क्रॉस हो रही हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और डेंस कर दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। या फिर अगर इस एरिया को ही बढ़ा दिया जाए, एरिया और बड़ा एरिया ले लिया जाए ताकि इससे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो सके, तभी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डोनेट करते हैं फाई से। और इसे हम लिखते हैं ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर ही होता है जो भी हम फ्लैट प्लेन ले रहे हैं, बट इसका डायरेक्शन हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर ही रहता है। यानी कि हमें पता है तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है ई ए cos थीटा, where theta is the angle between this area vector and electric field line। यहाँ पे हम देखेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा और 0 = 1 ई ए। इस केस में हमारा जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो ई ए cos थीटा होगा। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इसके दो कंपोनेंट करें, अगर ये थीटा एंगल हो तो हमारा ये कंपोनेंट जो होगा वो ए cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट ए sin थीटा होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है वो ए cos थीटा है, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूले में ई ए cos थीटा होता है। थर्ड केस की बात करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा 0 होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि फ्लक्स 0 भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर किसी सरफेस से फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है तो वो निगेटिव होगा, और अगर किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं, तो वहां पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब आगे बात करते हैं गॉस लॉ की। मान लीजिए एक स्फीयर लेते हैं और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखते हैं Q। इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R और हमें पता है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो रेडियली आउटपुट होगी। अब अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं dA और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से हमें फ्लक्स निकालना है। हमें पता है इस केस में क्योंकि ये स्फीयर है, रेडियस कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट रहेगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर हमारे दोनों पैरेलल रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल टू द सरफेस होगी और एरिया वेक्टर भी हमारा नॉर्मल टू द सरफेस ही रहेगा। अब अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये स्मॉल फ्लक्स आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। अब अगर हमें इस पूरे स्फीयर से फ्लक्स निकालना है तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा ई
हमें क्योंकि पता है ये स्फीयर है, तो इस पूरे एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है 4πr² होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 r² इंटू 4πr²। r² कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो आएगा Q/ε0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो डिस्टेंस r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम अगर फ्लक्स इस स्मॉल स्फीयर के थ्रू निकालें, या फिर इस स्फीयर के थ्रू निकालें, या इसके बाहर भी एक स्फीयर लें उसके थ्रू निकालें, हमें हर जगह फ्लक्स सेम मिलेगा, वो r पर डिपेंड नहीं करेगा। और यही हमारा गॉस लॉ है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों, अगर ये कि हम स्मॉल स्फीयर लें या फिर इससे भी बड़ा स्फीयर लें, यहाँ पे हमें फ्लक्स सेम मिल रहा है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इस अंदर वाले स्फीयर के लिए लेते हैं। इसकी रेडियस r ले लेते हैं, और ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी रेडियस 2r ले लेते हैं। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं बड़े वाले स्फीयर पे। अब अगर इस स्मॉल स्फीयर के लिए हम यहाँ पे फ्लक्स निकालें d5, वो आएगा E.dA। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एरिया dA है, और इसका जब एरिया हम बड़े स्फीयर पे प्रोजेक्ट करेंगे वो मान लेते हैं 4 टाइम्स dA है। ये केस ले रहे हैं केवल। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, यानी कि इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसी चार्ज की वजह से इस स्फीयर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर 1/4 टाइम्स कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, स्मॉल एरिया dA है। अगर यही फ्लक्स d5 हम इस पार्ट से निकालते हैं बड़े वाले स्फीयर के लिए, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1/4 टाइम्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इसका एरिया है वो पहले वाले से 4 टाइम्स है। 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा E.dA आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्लक्स यहाँ से और यहाँ पे दोनों जगह सेम ही रहेगा। तो गॉस लॉ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस लें, कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे, स्फीयर ही लें, कोई भी किसी भी शेप का हो, ये शेप किसी भी तरीके का हो सकता है, उससे अगर हमें फ्लक्स निकालना हो, या फिर स्फीयर लें, सभी तरीके से हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। बट इस केस में अगर हम कोई भी शेप लेते हैं या फिर चार्ज का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो इन केसों में हम गॉस लॉ का यूज करके निकाल तो सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो गॉस लॉ को हम ये तो कह सकते हैं कि वैलिड होगा हर जगह, बट ये गॉस लॉ यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए। मतलब निकालने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी हो गॉस लॉ का यूज करके, तो वो यूजफुल तभी होगा, इजीली तभी निकलेगा जब हम सिमेट्री की बात करेंगे। यानी कि जो हम चार्ज लें, जिस भी सरफेस के अक्रॉस जो चार्ज ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी हम सरफेस लेंगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉस लॉ 3 सिमेट्री पे यूजफुल है। एक तो ये स्फेरिकल सिमेट्री, जो हमारा गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल हो, या फिर वो सिलेंड्रिकल सरफेस हो, या फिर थर्ड वो एक प्लेनर सरफेस हो जिसपे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो। इन्हीं केसेस में केवल हमारा गॉस लॉ यूजफुल होता है। अदरवाइज वैलिड हर जगह है बट यूजफुल नहीं होगा, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो कोई उसका यूज नहीं रह जाएगा। अब अगर हमें एक हम सर्कल शेल कंसिडर करें,
और इस शेल पे एक चार्ज Q जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सर्कल शेल पे, और हमें 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट P जो कि इस सर्कल शेल के बाहर है, और एक पॉइंट A ले लेते हैं जो इस सर्कल शेल के अंदर है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे इस सर्कल शेप का, और गॉस लॉ का यूज करके हम लिख सकते हैं फ्लक्स जो P पे होगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स E, एंड इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये r स्क्वायर हम अगर कंसीडर कर लें, ये डिस्टेंस है इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कैपिटल R। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर ये Q इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी 0 हो जाएगी। यानी कि अगर अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी 0 होगी। यानी कि इस केस में जो कि हमने इनिशियली जो सर्कल शेल ली थी, अगर उसके अंदर इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इस स्फीयर के सरफेस पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस पॉइंट A पे या फिर इस सर्कल शेल के अंदर कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज है इस गॉस लॉ की, क्योंकि हमने देखा था कूलम्स लॉ में अगर चार्ज है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकती है, वो इधर भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इधर की तरफ हो या इधर की तरफ। लेकिन गॉस लॉ में हम देख रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल आउटसाइड मिल रही है, उसके अंदर नहीं मिल रही है। इसीलिए मैंने बात की थी कि गॉस लॉ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जरूरी है। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होता, अगर मान लीजिए ये चार्ज एक साइड में ज्यादा होता, ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे चार्ज का, तो यहाँ पे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो 0 नहीं होती। वहां पे फिर हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलती, 0 हमें नहीं मिलती। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स E इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E will be Q by 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म हमारा जाना पहचाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्ज चाहे इस सर्कल शेल पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो एक तरीके से उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि सारा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। यानी कि अगर हम इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं तो चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा, वो चाहे एक सेंटर पे सारा कॉन्सेंट्रेटेड होता या फिर इस पूरी सर्कल शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन ये चीज तभी तक वैलिड है जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कल शेल के बाहर नहीं ले रहे हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो हम सेंटर पर तभी कंसीडर कर सकते हैं जब इस सर्कल शेल के बाहर हम वो पॉइंट पे ले रहे हो जहाँ पे हमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।